नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मतान्या में स्वागत है। हम अध्याय 2 के अंदर वास्तविक संख्याएं प्रश्नमाला 2.1 हम पिछले भाग में पूर्ण कर चुके हैं। आज हम 2.2 जिसके अंदर हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। इसके अंदर एलसीएम एचसीएफ और संख्याओं के बीच में एक संबंध है, तो वो देखें। माना दो पूर्णांक ए व बी हैं, तो एलसीएम और एचसीएफ के बीच में इनका संबंध क्या है? एचसीएफ किसका? ए और बी का इंटू एलसीएम ए और बी का, और दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात जो दो संख्या होती है उसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं, तो दोनों एचसीएफ और एलसीएम का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको हम प्रश्नमाला 2.2 के अंदर उपयोग करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये तो सिंपल प्रश्न है, आपने पिछली क्लास में भी किया, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखते हैं इसके अंदर। तो इसमें पहला प्रश्न है, 468 का अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है। प्रश्न संख्या 1, 468। तो इसके अपन क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? इसमें अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। 2 का भाग दिया तो इसमें हो गया 234, और 2 का भाग दिया तो कितना हो गया? 117। अब 117 में 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 39 बार जाएगा। अब उसके बाद में और 3 का भाग जाएगा, 13 3 39, 3 का गया। अब 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 13 में 13 का एक बार जाएगा। तो इस प्रकार इसको अपन गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, अर्थात 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 13। ये इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने लिखा है। इसी प्रकार पहले के 5 प्रश्न इसी प्रकार करने हैं। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं, दूसरा। प्रश्न संख्या 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का महत्तम समावर्तक एचसीएफ एवं लघुत्तम समावर्तक एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। हमने पढ़ा था एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दोनों पूर्णांकों का गुणनफल। इसका यूज करते हुए अपन को सिद्ध भी करना है, प्रूव भी करना है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के बाद। तो पहला प्रश्न है 96 और 404। इनका आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 96 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 48 बार। और 2 का भाग दिया 24, 2 का भाग दिया 12, 2 का दिया 6, 2 का दिया 3, फिर किसका जाएगा? 3 का। इस प्रकार 96 के टुकड़े हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 1 2 3 4 5 बार है, 1 2 3 4 5। तो इसके हो जाएंगे 2 की घात 5 इंटू 3। उसके बाद हम 404 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 404 के क्या होगा? सबसे पहले 2 का भाग दिया, तो 2 का भाग इसमें कितनी बार गया? 202 बार।
फिर और 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 101 बार। अब 101 खुद अभाज्य संख्या है तो इसके अंदर 101 का ही जाएगा, तो 101 में 1 बार गया। तो इसी प्रकार इसके टुकड़े क्या हो गए? 404 के 2 × 2 × 101 अर्थात 2 की घात 2 × 101। अब अपन सबसे पहले HCF ज्ञात करेंगे। तो इसका HCF क्या होता है? दोनों में से उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए और न्यूनतम घात होनी चाहिए। तो इसके अंदर उभयनिष्ठ क्या है? 2 है और दोनों में से न्यूनतम घात किसकी है? घात 2 है, तो 2 की घात 2 हो जाएगा और कोई इसके अंदर उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसका हो जाएगा 4। उसके बाद एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या है? दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ है तो भी लेना है, उभयनिष्ठ नहीं है तो भी लेना है और अधिकतम घात वाला अपन को लेना है। तो इसके अंदर 2 में से दोनों का अधिकतम घात है 2 की घात 5, फिर 3 × 101। तो इस प्रकार ये HCF और ये LCM। अब सत्यापित करने के लिए आपको LCM किसका? 96 और 404 इंटू HCF किसका? 96 और 404 का, और इसका गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो अपन कर लेते हैं। सबसे पहले LCM क्या आया? 2 की घात 5 इंटू 3 × 101 इंटू HCF क्या आया? HCF आया अपन का 2 की घात 2 और बराबर में 96 × 404। अब इसका गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे, दोनों तरफ गुणा का आंसर बराबर आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? 2 की घात 5 कितना होता है? 32 इंटू 3 × 101 × 4 और इधर भी दोनों का गुणा कर लेना। तो इसका गुणा क्या आएगा? 96 और इसका क्या हो जाएगा? इंटू 96 × 404। देखो 32 को 3 से गुणा किया 96 आ गया, 101 को 4 से गुणा किया 404 आ गया और हमारे सामने भी कितने हैं? 96 × 404। तो इस प्रकार दोनों साइड में क्या हुआ? बराबर है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 करना है, दोनों का अभाज्य गुणनखंड करना है, LCM HCF निकालना है, सत्यापित करना है, LCM × HCF और दोनों संख्याओं का गुणा आपको क्या करना है? बराबर करना है। तो इस प्रकार दूसरे के बाकी वाले प्रश्न आप कर लेना। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न के अंदर। तो तीसरा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी सेम ही है प्रश्न, आपको 3 संख्या दे रखी है, उसका LCM और HCF ज्ञात करना है। तो हम एक प्रश्न कर लेते हैं, इसका कौन सा करें? तीसरे का 5वां प्रश्न कर लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 का 5वां है 40, 36 और 126। इसका LCM और HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तीनों का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सीधे डायरेक्ट कर लेते हैं अपन। 40 के टुकड़े करें 2 × 2 × देखो 2 का भाग दिया 20, 2 का भाग दिया 10, 2 का भाग दिया 5 और 5 में 5 का भाग जाएगा। इस प्रकार इसके टुकड़े हो गए 2 की घात 3 × 5। फिर करेंगे 36, 36 में 2 का भाग दिया 18, 18 में 2 का भाग दिया 9, 9 में 3 का भाग दिया 3। इस प्रकार 2 की घात 2 × 3 की घात 2। अब 126 का करेंगे, 126 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? 62, 63। 63 में किसका भाग जाता है? 2 का जाता नहीं है। फिर जाएगा 3 का, तो 3 का भाग इसके अंदर कितनी बार जाएगा? 3 का जाएगा 21 बार। 21 में और 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 7, तो 7 में 1 का भाग जाएगा। इस प्रकार ये हो गया 7 × 3 = 21, 21 × 63, 63 × 2 =
26। अब अपन क्या करेंगे, इसको भी 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 7। अब सबसे पहले अपन HCF ज्ञात करेंगे, तो उभयनिष्ठ होना चाहिए, न्यूनतम घात होनी चाहिए। तो इसके अंदर उभयनिष्ठ 2 2 2 और न्यूनतम घात 2 है तो 2 ही होगा। और 3 उभयनिष्ठ है नहीं, 7 भी उभयनिष्ठ है नहीं, 5 भी उभयनिष्ठ है नहीं, तो इसका HCF क्या होगा, 2 ही होगा। अब LCM ज्ञात करते हैं। LCM अधिकतम घात होनी चाहिए और सबको लेना है, तो इसके अंदर 2 की घात 3 हो जाएगा और 3 की घात 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। तो इसका गुणा कर लेते हैं, क्या आएगा, 8 9 35। क्या हो जाएगा, 8 नंबर 72 इंटू 35। तो इसका गुणा कर लो, 5 दूनी 10, हासिल की 1, 7 पंजे 35, 35 और 1 36, 36 और 6 42 का 2, हासिल की 4, 7 21 और 4 25। तो इसका आंसर आ गया 2520। तो HCF आ गया 2 और LCM आ गया 2520। इसी प्रकार बाकी वाले प्रश्न आपको स्वयं को करना है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में। अब हम प्रश्न संख्या 4 करते हैं। प्रश्न 4 है, किसी खेल के मैदान में के वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब 2 जने हैं, एक वृत्ताकार क्या है, मैदान है, इसके चारों ओर दोनों अनुप्रिया और रमन दोनों एक साथ एक ही स्थान से एक ही दिशा के अंदर चलना प्रारंभ करते हैं। तो मान लो ये है रमन, ये है अनुप्रिया, वो यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं दोनों एक ही साथ एक ही स्थान से एक ही दिशा की ओर। जब रमन चक्कर लगाता पूरा तो उसको कितना टाइम लगता है, 12 मिनट, 18 मिनट लगता है। रमन को लगता है 18 मिनट और अनुप्रिया को कितना लगता है, 12 मिनट। तो बताओ चक्कर पहले पूरा कौन करेगा, अनुप्रिया करेगी। जब रमन 18 मिनट के अंदर यहाँ आएगा तब अनुप्रिया वो दूसरे चक्कर की ओर आगे चल रही होगी। अब दोनों चल रहे हैं, जैसे ही अनुप्रिया ने 2 चक्कर पूर्ण किए तो वो यहाँ कितने में आएंगे, 24 पे, और रमन दूसरा चक्कर पूरा करेगा तब कहाँ आएगा, 36 पे आएगा। तब तक अनुप्रिया कितने चक्कर लगा रही होगी। जब रमन 36 मिनट में यहाँ पहुँचता है तो अनुप्रिया तीसरा चक्कर पूरा करके वापस यहाँ आ जाएगी 36 पे। तो एक साथ कितने मिनट बाद में मिले, 36 मिनट बाद दोनों एक ही स्थान पर वापस मिले। चक्कर अलग अलग है, रमन ने 2 चक्कर लगाए, अनुप्रिया ने 3 चक्कर लगाए, लेकिन स्थान पे एक ही जगह पर मिल गए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे इसका। तो 12 और 18 का एलसीएम ही तो आएगा, तभी तो 36 आएगा। तो देखते हैं इसके अंदर, तो सबसे पहले लिखते हैं रमन द्वारा मैदान का एक चक्कर पूर्ण होता है कितने मिनट बाद, 18 मिनट। अनुप्रिया द्वारा मैदान का एक चक्कर पूर्ण होता है कितने मिनट में, 12 मिनट में। अब दोनों वापस कब मिलेंगे, दोनों एक ही स्थान से एक साथ
वह एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं तो वापस अतः पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे बराबर एलसीएम किसका 18 और 12 का। तो अपन क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे 18 और 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे इसके 18 के 2 इंटू 3 इंटू 3 तो 2 इंटू 3 की घात 2। इसी प्रकार 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3 तो 2 की घात 2 इंटू 3। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, अधिकतम घात 2 की घात 2 और 3 की घात 2 तो गुणा कर लो 4 इंटू 9 बराबर 36। तो लिख देंगे अतः 36 मिनट बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। समझ में आ गया। तो दोनों का अपन को क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो इस प्रकार ये चौथा प्रश्न हो जाएगा। अब इसका अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 हैं। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी। तो आपको 3 विषय दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं वो तीनों विषय, हिंदी, अंग्रेजी, गणित। हिंदी, अंग्रेजी और गणित, तीनों विषय के क्रमशः प्रतिभागी मतलब एक प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थी है कितने 60, 84, 108। इसके 60, इसके 84, इसके 108। मतलब हिंदी के प्रतिभागी कितनी है 60, अंग्रेजी के कितने हैं 84 और गणित के कितने हैं 108। अब इनको बैठाने के लिए आपको सभी कमरों के अंदर बराबर प्रतिभागी आने चाहिए और न्यूनतम कितने कमरे बनेंगे तो ये सभी प्रतिभागी समान प्रतिभागी बैठ सकते हैं और उस कमरों के अंदर एक ही विषय के प्रतिभागी होने चाहिए। मतलब हिंदी के 60 है तो सभी कमरों में बराबर होने चाहिए और ओनली हिंदी के ही होने चाहिए। इसी पर अंग्रेजी के सभी स्टूडेंट समान होने चाहिए और एक ही विषय के होने चाहिए। इसी प्रकार गणित के होने चाहिए। तो क्या करेंगे, इनके न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए इन तीनों का एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों का एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसकी लैंग्वेज आप लिख दोगे, तीनों प्रतिभागी लिख देना, प्रत्येक कमरे में बराबर और एक ही विषय के बैठे जाते हैं, आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या। तो लिख देना नीचे, आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो एक ही कमरे में समान प्रतिभागी बैठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। किनका, 60, 84 और 108 का। ओके, तो इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 60, 84, 108 का। तो तीनों का अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले 60 का करते 2 इंटू 30 हो गया, 2 इंटू 15 हो गया, 3 का किया 5 हो गया, 5 में 5 कर दिया। फिर हो गए 84, 84 में 2 भाग दिया तो हो गए 42।
कितने हो गए, 42 में 2 का भाग दिया तो हो गए 21, 21 में 3 का भाग दिया हो गए 7, 7 में 7 का भाग। फिर करेंगे 108 का, 108 का इसके अंदर 2 का भाग देंगे, कितना हो गए 54, 54 में 2 का भाग दिया कितने हो गए 27। अब 27 के अंदर 3 का भाग दिया हो गए 9, 9 के अंदर 3 का भाग दिया 3। तो इस प्रकार इसके हो जाएंगे 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 5, इसके हो जाएंगे 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 7, इसके हो जाएंगे 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 3। अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर न्यूनतम घात 2 की घात 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 बराबर 12, अर्थात प्रत्येक कमरे में समान बराबर प्रतिभागी कितने बैठ पाएंगे 12। तो लिखेंगे यहाँ एक कमरे में 12 प्रतिभागी बैठ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक कमरे के अंदर 12 स्टूडेंट बैठते हैं तो टोटल स्टूडेंट के लिए कितने कमरों की आवश्यकता होगी। तो लिखेंगे न्यूनतम कमरों की आवश्यकता, न्यूनतम कमरों की आवश्यकता। तो क्या करेंगे, टोटल प्रतिभागी के अंदर 12 का भाग दे देंगे तो इतने कमरे आ जाएंगे। तो टोटल प्रतिभागी कितने हैं 60 प्लस 84 प्लस 108, इसके अंदर किसका भाग देंगे 12 का भाग देंगे। तो क्या आ जाएगा, इनको जोड़ लो 108 84 और 60 कितने हो जाएंगे 252, 252 में किसका भाग देंगे 12 का भाग देंगे, 12 एक 12, 12 दुआ 24, पीछे कितना बच गया 1, तो 12 एकम 12। तो न्यूनतम कमरों की कितनी आवश्यकता होगी 21 कमरों की आवश्यकता होगी। अतः न्यूनतम कमरों की आवश्यकता कितनी है 21 कमरे। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 6 है। अब ये भी प्रश्न पूछ ले कि हिंदी विषय के लिए कितने कमरे हैं, अंग्रेजी विषय के लिए कितने कमरे हैं, गणित विषय के लिए कितने कमरे हैं। तो क्या करेंगे अपन, इस 12 का भाग 60 के अंदर देंगे तो 5 कमरे किसके लिए हिंदी के लिए, इसके देंगे तो 7 कमरे अंग्रेजी के लिए, इसमें देंगे तो कितने हो जाएगा 9 कमरे गणित के लिए, और सभी कमरों को जोड़ेंगे तो टोटल कितने कमरे होंगे 21। तो इस प्रकार आज हमने प्रश्नमाला 2.2 पूर्ण की है। अगली क्लास के अंदर हम अगली प्रश्नमाला 2.3 करेंगे और इसके जो भी उदाहरण हैं वो मिलाते रहना। आज के लिए धन्यवाद।